यार ये वाली कोटेशन है ना, मुझे पर्सनली दिल से अच्छी लगी है। क्योंकि अगर जिंदगी में आप लोग जो रेगुलर वे में कर रहे हो ना, उससे हटकर जरा सा भी आप लोग कुछ करना चाहोगे तो आप लोगों का दिमाग और जो आप लोगों का दिल है उसके बीच में एक रस्साकसी चलेगी। आप लोग अगर चाहते हैं कोई बड़ा टारगेट बनाना, आप लोगों का दिमाग आप लोगों को समझाएगा, ठीक है। कई बार आप लोगों को बोलेगा कि तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, और इतने बड़े बड़े धनुर्धर चले गए, उनसे नहीं हुआ, तुमसे क्या होगा। तो आप लोगों का दिल कहेगा यार एक बार ट्राई करके तो देख। तो इस तरीके से आप लोगों का जो दिल होता है ना, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो दिल क्या होता है, बेचारा बहल जाता है, पर लेकिन दिमाग ना हमेशा कैलकुलेशन करता रहता है। अच्छा आज तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, अब कैसे होगा यार, इतनी बार जिंदगी में प्रॉब्लम आई है, अब तक उनका सोल्यूशन नहीं निकला है, अब कैसे निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो दिल है और दिमाग है अपने आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। पर लेकिन जब आप लोग अपने दिमाग को सेट कर लेते हैं, जो आप लोगों का दिल कहता है वो काम करने के लिए, और वो रियलिटी में एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, एक तरीके से मिड पाथ आप लोग बोल सकते हैं, बुद्धा वाला पाथ आप लोग बोल सकते हैं, वो हमेशा आप लोगों को एक प्रोडक्टिव लेवल पर लेकर जाएगा। सारी दिल की भी नहीं माननी है, सारी दिमाग की भी नहीं माननी है, क्योंकि कई बार दिल उल्टी सीधी हरकतें करने का भी करता है, और दिमाग जो है कई बार अच्छी अच्छी चीजों को भी मानने से इनकार कर देता है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, वेट कम करना है, नहीं यार तुमसे नहीं कर पाएगा, बहुत टफ काम है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो जिस दिन आप लोगों ने इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीख लिया, उस दिन आप लोग हर एक टारगेट को अचीव करते हुए नजर आएंगे। ये चीज बस एक बार आप लोग करके देखिए, ओके। दो रेगुलर वीडियो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। अगर शानदार तरीके से आप लोग इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को करंट अफेयर में नहीं आएगी, और इसी के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का काफी अच्छे लेवल पर कवर होता हुआ नजर आएगा। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत होती है। और वीडियो देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो ये दो वीडियो रेगुलर आप लोग देखकर चलिए, पूरा करंट अफेयर के साथ साथ में बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है। एक बार देखेंगे यार क्या हम लोग को डिस्कस करना है। डिस्कशन तो काफी शानदार रहने वाला है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और नए सप्ताह का जोश के साथ में आगाज क्या कीजिए, ताकि आगे आने वाला टाइम भी आप लोगों को शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकें, ओके। तो टकटकी लगाकर लेक्चर देखना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ओवरव्यू न्यूज के बारे में, ताकि फिर हम लोग अच्छे से न्यूज को डिस्कस कर सकें। बात की जा रही है वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में, जो बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थीम आप लोगों को बतानी है क्या है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में बात की जा रही है, 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम आप लोग बताइए, कंप्लीट कीजिए इसकी थीम। B3W ये क्या है, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था। जो G7 कंट्री है उनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी, इनके ढांचागत विकास करने की बात की गई थी, जिस तरीके से चाइना का 1 रोड 1 बेल्ट वाला टारगेट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसी का ऑल्टरनेटिव यहां पर लेकर आई G7 कंट्री। तो इसके बारे में बात करेंगे। BDN ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर ये इनिशिएटिव है जो कि यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। मेकाधातु प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये प्रोजेक्ट आप लोगों को ये बताना है कौन से राज्य के द्वारा किस सिटी के लिए स्टार्ट किया गया था, जो कि कंट्रोवर्सी में आ गया। क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया के द्वारा बाई एनुअल आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलता है। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार। ये साल में 2 बार कौन कौन से महीने से कौन कौन से महीने तक साइक्लोन देखने को मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। अभी आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा, पर लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके पीछे तो आप लोगों को आसान लगेगा, इंजॉय करोगे आप लोग इसको कि यह ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। गुलाब साइक्लोन यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिल रहा है। इसका नाम किसके द्वारा दिया गया और मतलब क्या है गुलाब का। एक और साइक्लोन यहां पर देखने को मिलेगा जिसका नाम है शाहीन। एक साइड में गुलाब तो दूसरी साइड में शाहीन। शाहीन जो शब्द है यहां पर ये बेसिकली रॉयल व्हाइट फॉल्कन, जो एक तरीके से गरुड़ होता है ना, गरुड़ा, ठीक है, तो उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो ये किसी न किसी एक तरीके से जो कंट्री है, खासकर गल्फ कंट्री के बारे में बात करें, उनमें से दिया गया है। नाम बताइए किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से, जो ताउक्ते साइक्लोन हो गया उसके बारे में, और यास साइक्लोन किसके द्वारा नाम दिए गए थे वो भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर एग्जाम में आप लोग भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा बोला गया कि एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा 50,000 रुपए का अमाउंट जिसकी भी डेथ हुई है उसके घर वालों को, ताकि थोड़ा बहुत एक तरीके से राहत की सांस मिल सके। और ये कहां से आएगा पैसा, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से आएगा। ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड क्या है इसके बारे में बातें करूंगा, तो तमाम मुद्दे आप लोगों को जानने को मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टकटकी लगाकर वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो भी आप लोग सीख कर जाएं उसको दूसरों तक सिखाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ताकि अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी हम लोग बना सकें। सबसे पहले बात करूंगा 2 इंपॉर्टेंट डे के बारे में, और हाँ आप लोगों की जो सितंबर महीने की बेसिकली जो वीडियो है इंपॉर्टेंट डे की, वो मैं अपलोड कर चुका हूं, और जल्दी ही आप लोगों की जो सितंबर महीने का जो कंप्लीट मंथली वीडियो होता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को अपलोड करूंगा। कब चाहिए बता दीजिए आप लोग, ठीक है।
बस जल्दी ही आप लोगों के सामने वो आने वाला है। कल अपलोड करूँ उसको या फिर परसों, बताइए कब अपलोड करना है। ठीक है, काम चल रहा है उसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा सा आराम आराम से, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग, जिस तरीके से आप लोग बोलेंगे उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय किया कीजिए। सारी जो मंथली वीडियो आती है खासकर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए, एक तरीके से रहने की जगह आप लोग बोल सकते हैं, जैसे जानवरों का हैबिटेट जंगल है, आप लोग का घर आप लोग का हैबिटेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो उसको किस तरीके से आजकल में जो शहर वाला एरिया जहाँ सिटीज होती हैं वहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है काफी भीड़े भाड़े इलाकों में नहीं, एक तरीके से झुककर झोपड़ी अगर आप लोग देखिए, जो स्लम एरिया हो गया, और आप लोग सोसाइटीज देखिए, एक के ऊपर एक मकान बनता जा रहा है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो इस तरीके से रहने का पैटर्न काफी हद तक चेंज होता हुआ जा रहा है। पर लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो ये पैटर्न चेंज हो रहा है इसकी वजह से इन्वायरमेंट पर क्या नुकसान पड़ रहा है, उसको ध्यान देने वाली बात है। तो 4 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और फर्स्ट मंडे होता है अक्टूबर का, यानी कि जब भी अक्टूबर का महीना आएगा, उस अक्टूबर के महीने में जो पहला मंडे यानी कि जो पहला सोमवार आएगा, वही यहां पर ये पर्टिकुलर डे आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो बताता है कि यहां पर जो हमारे हैबिटेट है रहने की जगह, तो एक तरीके से वो एक तरीके से बेसिक राइट की कैटेगरी में आता है, और हमको एडुकेट शेल्टर यानी कि जो रहने की जगह है वो प्रॉपर मिल पाती है। थीम क्या है? एक्सीलरेटिंग द अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड, यानी कि जैसे आज की डेट में शहरों में कोई घर बना रहा है, तो इस तरीके से घर बना के लेके चलना है ताकि उनका जो घर बने वहां पर जो भी उनका होम स्वीट होम बने, वो बेसिकली ऐसा होना चाहिए ताकि जो इंसान है वो कार्बन फ्री उसको बना सके, यानी कि सोलर पैनल वगैरह आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में और भी जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किए जा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली घर हम लोग बना सकें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। आगे चलते हैं। एनिमल जो होते हैं देखिए कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में काफी हद तक हमारे साथ में कनेक्ट रहते हैं हर एक लेवल पर। अगर आज के डेट में आप लोग मॉर्निंग में बात करें, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो एनिमल्स की हेल्प से हम लोग को मिल पाती है। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं एक तरीके से हमारी सोसाइटी का पार्ट है काफी लार्ज स्केल पर। बहुत से लोगों के घर में कुत्ते होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कई सारे खरगोश पालते हैं, कई सारे बिल्लियां पालते हैं। तो इस तरीके से एनिमल हमारी जिंदगी में टेंशन भी कम करने का काम करते हैं, जो फनी एक्टिविटी वो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि हम भी उनका ध्यान रखें। तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो एनिमल को बेसिकली ध्यान रख सकें। आप लोगों ने देखा हो कई बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश आई थिंक था राज्य, जहां से एक बदतमीज इंसान के द्वारा एक लगभग 6-7 माले की बिल्डिंग से एक कुत्ते के बिल्ले को नीचे फेंक दिया था। तो काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। अभी एक रिसेंटली एक यूट्यूबर ने एक पर्टिकुलर एक कुत्ते के बिल्ले को बेसिकली, उसमें कुत्ते का बच्चा था उसमें, कि जो बैलून में जो एक तरीके से रखकर उसको उड़ाया, तो उसकी वजह से भी केस बना था। तो इस तरीके से सोसाइटी में जानवरों को एक तरीके से बुरी तरह ट्रीट करना ये सही तरीका नहीं है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो थीम क्या है यहाँ पर बात की जा रही है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। ठीक है, यानी कि जो जंगल होते हैं वो एक तरीके से, और लाइवलीहुड जो है सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट काफी ज्यादा जरूरी है। अगर फॉरेस्ट रहेंगे, अभी आप लोगों ने देखा एक रिसेंटली एक न्यूज हो रही थी कि एक पर्टिकुलर बाघ को मारने की बोली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, शायद कहां पर है, स्टेट याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसमें, इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों को वो खा चुका है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, वो क्यों खा रहा है लोगों को? क्यों? क्योंकि जंगल में उसके लिए चीजें नहीं बची हैं, रहने के लिए जगह नहीं बची है, सारी जगह हम लोगों ने जंगल काट डाले हैं, तो इसलिए उसको इंसानों वाले एरिया में आना पड़ेगा। और रियलिटी में इंसानों वाले एरिया में नहीं आ रखा है, वो इंसान जो है जंगलों को काट काट कर वहां पर घुस गए, तो अपने एरिया में ही है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल काफी ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं अगर प्लानेट और जो एक तरीके से लोगों को आप लोगों को साथ में लेकर चलना है, तो उसी को चलते यहाँ पर ये थीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनिमल डे, फॉरेस्ट एंड द लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, तो ये बेसिकली इसकी थीम हो गई। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। जहां भी कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे यार उसको बता दिया करो, आगे जब भी लेक्चर आएगा उसमें उसको क्लियर कर लिया करूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा डाउट फ्री आप लोग रहकर चलना है, तभी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ओके, एक एक करके न्यूज देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर नजर डालेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये है लैटिन अमेरिका के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली यूएसए के जो ऑफिशियल हैं वो लैटिन अमेरिका के पास में जा रहे हैं बेसिकली वहां पर, और वहां पर काम कर रहे हैं कि बुल्ट बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि बुल्ट बैक बेटर मतलब ये एक तरीका इनिशिएटिव था जो कि G7 कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था चाइना को टैकल करने के लिए। चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव था ऑल ओवर वर्ल्ड में ढांचागत विकास करना है, उसका ऑल्टरनेटिव इनके द्वारा लाया गया ताकि यहाँ पर चाइना को टैकल किया जा सके। तो यूएसए यहाँ पर G7 कंट्री के साथ में मिलकर ये काम कर रहा है। ठीक है, G7 कंट्री में आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा, यूके देखने को मिलेगा, जापान देखने को मिलेगा, इटली देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी की 3 कंट्री कौन सी है आप लोग बताइए? यूएसए, यूके, जापान और इटली मैंने बता दिया आप लोगों को, बाकी की आप लोग बताइए। इसके द्वारा जब इनिशिएटिव था यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर 2021 में जून में मीटिंग हुई थी यहाँ पर, कहां पर ये हुई थी? यूके के अंदर में।
तो यूके के अंदर में जो मीटिंग हुई थी उसमें इनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। तो इसके चलते लैटिन अमेरिका यानी कि कैरेबियन सी हो गया और साउथ जो अमेरिका वाला रीजन हो गया, तो उस पर्टिकुलर रीजन में इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है ताकि कल को चाइना आकर यहां पर अपना दबदबा न दिखाए। बुल्ट बैक बेटर जो ये प्लान है यहां पर बेसिकली इसलिए भी स्टार्ट किया गया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफी सारे लोगों की खस्ता हालत हो गई थी, तो फिर से चीजों को इंप्रूव करना, फिर से लोगों को एक तरीके से जॉब प्रोवाइड कराई जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और इसी के चलते जो डेवलपिंग कंट्री है जिनकी खस्ता हालत हुई, काफी लार्ज स्केल पर बुरी कंडीशन हो गई उनकी लो इनकम कंट्री की, तो फिर से वहां पर कुछ हरियाली आई, तो इसके चलते इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया। तो B3W जो इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं बिल्ट बैक बेटर ये वर्ल्ड, तो इसके बारे में याद रखिएगा G7 कंट्री का ये इनिशिएटिव है और यहां पर ये कहीं ना कहीं फॉलो करता है जो कि ब्लू डॉट नेटवर्क, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है यहाँ पर, ये तो बेसिकली इसके द्वारा जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो B3W इनिशिएटिव है। बेसिकली फोकस रहता है इन्वायरमेंट पर, लेबर जो सोशल सेफगार्ड है उनके ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर, ठीक है, एंटी करप्शन और इसी के साथ में दूसरे जो एरिया है, यानी कि ऐसा नहीं है चाइना का जैसे चाइना अपना इनिशिएटिव लेकर चलता है तो दूसरी कंट्री को बर्बाद कर देता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बेसिकली सबका साथ सबके विकास वाली बातें कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो मॉडल डेवलपमेंट का होना चाहिए और एक तरीके से ऐसा होना चाहिए इंक्लूसिव हो, यानी कि सबको साथ में लेकर चले। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लू डॉट नेटवर्क किसके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, तो यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये बेसिकली क्वाड ग्रुप के आसपास वाले मेंबर ही आप लोगों को सारे देखने को मिलेंगे। तो यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। यूएसए का जो बेसिकली सिस्टम है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कोऑपरेशन, जापान का है बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन और यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर, ये ऑस्ट्रेलिया का है फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड, इनके द्वारा मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये चाहते हैं कि एक ऐसा ढांचागत विकास हो जो कि लोगों के लिए विश्वास वाला हो, अच्छी क्वालिटी वाला हो और एक तरीके से अच्छे स्टैंडर्ड वाला हो। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी के साथ में जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहां पर है, इनके जो प्राइवेट वाले भी इसमें आकर इन्वेस्टमेंट करें, तो ये इनका बेसिक पर्पज है। इसीलिए यहां पर क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, एक अच्छे लेवल पर चीजें लेकर चल सके। आप लोगों से कोई पूछ ले कि BDN जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना ये लॉन्च किया गया था इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम हो रही थी, कहां पर, ये बैंकॉक थाईलैंड के अंदर में, तो वहां पर 35वीं जब यहां पर एशियान समिट थी 2019 में, तब इसको लॉन्च किया गया। रीजन कौन सा है इसका जहां पर ये सर्व करता है, तो एशिया हो गया, अमेरिका हो गया और यहां पर ओशियानिया हो गया। ओशियानिया में क्या आता है याद रखना, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ में मेलिनेशिया, इसी के साथ में माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये सारा ओशियाना का पार्ट है। तो 4 ये पार्ट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन फास्ट में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज देखिए आंसर आप लोग दे देंगे, थोड़ा सा रिविजन करेंगे तो भी आप लोग आंसर दे देंगे, और वरना तो फिर बल्ले बल्ले करते हैं इंसान, रिविजन नहीं करोगे पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यार पढ़ लो, ऐसा तो है नहीं किसी और के लिए बोला जा रहा है, कोई काम करने के लिए, अपने लिए ही करना है, तो उसके लिए सीरियस होकर कर सकते हो ना, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। B3 के बारे में मैंने बात की आप लोगों से, B3W G7 का इनिशिएटिव है जिससे मिलकर सब साथ में है। तो यहाँ पर ब्लू ये नेटवर्क तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में, ये तो याद रखेगा। तो क्लाइमेट, हेल्दी और डिजिटल और इसी के साथ में यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी, इनके ऊपर फोकस दिया गया था यहाँ पर एक तरीके से जब ये स्टार्ट किया गया ये इनिशिएटिव। चाइना का जो इनिशिएटिव था वो 2013 में स्टार्ट किया गया था, उसके द्वारा 550 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई यहाँ पर, और जो कि लगे हुए हैं यहाँ पर 2013 से लेकर 2020 तक का, और इसके चलते बहुत सारी कंट्री को बहुत सारा लोन दे सके। देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात कर ले, लगभग यहाँ पर 60 बिलियन का तो लगभग ये देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, 60 या फिर 64 करीब का, ठीक है। तो इसी के साथ में श्रीलंका के अंदर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, तो ये दुनिया भर के एरिया में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि इसको न्यू कॉलोनियल बेसिकली बोला गया, न्यू कॉलोनियल सिस्टम, मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि न्यू कॉलोनियलिज्म बोला गया इसको। जैसे मार्शल प्लान था ना यूएसए का, जब यहाँ पर यूएसए मार्शल प्लान लेकर आया तो सारी कंट्री जो थी यूएसए के कंट्रोल में आ गई कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसको मार्शल प्लान बोला जा रहा है 21st सेंचुरी का, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए ने सबको हेल्प की काफी लार्ज स्केल पर, और यहाँ पर ये हेल्प कर रहा है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में डेट क्राइसिस एक तरीके का, यानी कि सामने वाले को इतना लोन दे दो, इतना लोन दे दो ताकि वो लोन वापस करने के लिए भी आप लोगों से लोन ले, ठीक है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। चाइना पाकिस्तान चाहेगा भी तो चाइना के हाथों से अब नहीं बच पाएगा, इतना ज्यादा अच्छे से कब्ज लिया है चाइना ने पाकिस्तान को। ऐसा ही कुछ श्रीलंका के अंदर में खस्ता हालत हो गई है। तो ये डेट क्राइसिस के एरिया क्रिएट किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कावेरी रिवर के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और वैसे भी यहाँ पर पर्टिकुलर क्या न्यूज है और किस लिए न्यूज में है।
तो इसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा अभी यहाँ पर डायरेक्ट किया गया कर्नाटक की गवर्नमेंट को कि वो जो भी यहाँ पर पानी है जो तमिलनाडु के हिस्से में आता है उसको इमीडिएटली रिलीज करे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर इसके द्वारा बोली गई है, यानी कि तमिलनाडु के हिस्से का पानी जो है कर्नाटक को रिलीज करना पड़ेगा। इसके बारे में आखिर ऐसा क्यों बोला गया तो समझेंगे। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पर ये एक तरीके से डिस्कशन था इसका, जो कि खासकर मेकादातु प्रोजेक्ट के बारे में बातें करनी थी, पर लेकिन वो डिस्कशन इनके द्वारा आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि लगभग 400 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 3 और भी आप लोगों को एरिया देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, पुदुचेरी, जो कि यहाँ पर इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले पूरा इशू समझिए आप लोग क्या है। देखिए यहाँ पर कावेरी जो रिवर है वो 4 एरिया को फायदा पहुंचाती है। वो 4 एरिया कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के जो चारों डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में आप लोगों को बताइए, थोड़ा सा और बता दूंगा। तो यहां पर रिसेंटली अगर बात करें, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कितना पानी किसको मिलना चाहिए, तो बोला कि 7 जो यहां पर मिलियन क्यूबिक फीट वाटर मिलना चाहिए पुडुचेरी को, 30 मिलना चाहिए केरला को, इसी के साथ में कर्नाटक को मिलना चाहिए 284 यानी कि 284, और बेसिकली जो तमिलनाडु को मिलना चाहिए 404। तो ये ऐसा यहाँ पर ट्रिब्यूनल के ये यहाँ पर इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया। इससे पहले ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था उसमें यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली जो तमिलनाडु के हिस्से में जो पानी आता था उसने थोड़ा सा कर्नाटक को दिया, क्योंकि कर्नाटक में काफी सारी दिक्कत देखने को मिलती है, खासकर बेंगलुरु सिटी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए देखने को मिला। सारा मुद्दा किसका है? सारा मुद्दा है कावेरी रिवर का। तो कावेरी रिवर आप लोग देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर, ये बेसिकली तमिलनाडु और केरला के लिए खासकर अगर बात करें। ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के लिए। पुदुचेरी भी यहाँ पर एक बेनिफिशियरी है। यहाँ पर पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो यमन देखने को मिलेगा, दूसरा पुदुचेरी, कराईकल, और यहाँ पर आप लोगों को मही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी ये यहाँ पर काफी बड़ी पार्टी है इसका, तो उनके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात करते हैं मेकादातु प्रोजेक्ट। अगर पूछ ले आप लोगों से, ये कर्नाटक का प्रोजेक्ट है, बेसिकली बेंगलुरु सिटी के लिए। बेंगलुरु सिटी के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बेंगलुरु सिटी में यहाँ पर पानी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली 400 मेगावाट पावर की बात की गई और पानी की बात की गई कि सप्लाई यहाँ से की जाएगी। पर लेकिन काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया यहाँ पर दूसरे राज्य के द्वारा। वो ये बोल रहे थे कि अगर यहाँ पर ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी हमारे पास में पानी को लेकर। तो तमिलनाडु काफी ज्यादा अफेक्टेड होगा ये बोला गया, पर कर्नाटक ने बोला कि अफेक्टेड नहीं होगा। तो 2018 में तमिलनाडु ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, तो इसके चलते यहाँ पर इट वोंट बी अफेक्टेड द फ्लो ऑफ वाटर तमिलनाडु, तो ये बोला गया। तो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमिलनाडु का जो पानी जा रहा है उसमें कोई इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ने अपोज किया यहाँ पर प्रोजेक्ट को, यहाँ पर एक तरीके से, तो यहाँ पर एक तरीके से जो अप्रूव किया गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से काम करने की बात की गई। अभी यहाँ पर जो रिवर है कावेरी, यहाँ पर इसको आप लोग पोन्नी रिवर के नाम से भी जानते हैं तमिलनाडु के अंदर। कई बार आप लोगों से लोकल नाम देकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो गंगा ऑफ साउथ भी इसको बोला जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर कहां से निकल कर आती है, तो याद रखिएगा ब्रह्मगिरी हिल है यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंदर में। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी हिल वेस्टर्न घाट यानी कि कर्नाटक से निकल कर आती है और फिर बहती हुई आगे चलकर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है पुदुचेरी के थ्रू यहाँ पर। ठीक है, तो उसके आसपास वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो इंपोर्टेंस क्या आती है? इंपोर्टेंस यहाँ पर आती है जब ये निकलकर कहां से आई, निकलकर आई कर्नाटक से और जाकर कहां पर गिर गई, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर गई। तो कर्नाटक से निकलकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जब ये जाकर गिर रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये अगर कर्नाटक कल को इस पे कुछ बनाएगा प्रोजेक्ट, तो पानी का फ्लो नीचे को है यहाँ पर इस साइड में को, तो यहाँ पर कल को कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर तुरंत जो है ये राज्य जो है चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको प्रोजेक्ट को रोकने से यहाँ पर ये रोकना चाहते हैं ताकि इंपैक्ट ना पड़े हमारे ऊपर। कई सारी ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की, जैसे कि यहाँ पर अर्कावती हो गया, हिमावती हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर लक्ष्मणा हो गया। ठीक है, लक्ष्मणा, इसी के साथ में तीर्थो हो गया, यहाँ पर समिंसा। ठीक है, समिंसा, तो ये रिवर हो गया, और काबिनी हो गया, और इसी के साथ में यहाँ पर हरनगिनी। ठीक है, तो ये कई सारी रिवर है यहाँ पर जिनके नाम अब तो ज्यादा रटने नहीं है, पर हाँ हल्का सा आइडिया होना चाहिए। कई बार ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी पास में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारी रिवर के बारे में तो रटना नहीं है, खासकर वो रिवर जो आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है उनके बारे में एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज की ओर। ये बात की जा रही है यहाँ पर एक साइक्लोन के बारे में जिसका नाम है गुलाब। ठीक है, तो गुलाब साइक्लोन जो है वो आप लोगों को इस साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल के साइड में। और इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? इसका नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, गुलाब साइक्लोन का नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, ये याद रखेगा। गुलाब मतलब वही गुलाब का फूल, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो गुलाब जैसा आप लोगों को यहाँ पर इधर देखने को मिल रहा है, उसी के पैटर्न पर एक दूसरा साइक्लोन जिसका नाम है साहिन, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अरेबियन सी में। अरेबियन सी में भी कहां पर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर साहिन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ताउते और यास साइक्लोन आया था, उसी तरीके से गुलाब और साहिन आया। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। साहिन का जो नाम है इसका बेसिकली नाम दिया गया कतर के द्वारा। ठीक है, तो कतर के द्वारा इसका नाम दिया गया, मैप में भी कतर आप लोगों को दिखाऊंगा।
अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर ये हो गई। थोड़ा सा अगर आप लोग इसको जूम करेंगे मैप को तो आप लोग कतर यहाँ पर दिखाई देगा, ये हो गया कतर, ठीक है। तो इस कतार के द्वारा, कतर या फिर कतार आप लोग बोल सकते हैं, इसके द्वारा इसका नाम दिया गया है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि या जो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि पहले हम लोगों ने देखा गुलाब, तो गुलाब किधर था, ये बे ऑफ बंगाल में था, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा साहिन, तो साहिन कहां पर आ गया, ये आ गया कहां पर, ये आ गया बेसिकली अरेबियन सी में, ओके। ये चारों में कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर जो गुलाब साइक्लोन है और जो यास साइक्लोन है वो दोनों एक साइड में आए, यानी कि बोले गुलाब चाहिए, यस गुलाब चाहिए, तो इस तरीके से याद रख लेना। तो यस गुलाब चाहिए तो दोनों एक ही साइड में, तो बे ऑफ बंगाल की साइड में है। तो गुलाब का नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर बेसिकली गुलाब दे रहा है इंडिया को, ऐसा आप लोग समझ लीजिए कि हमारे एरिया में साइक्लोन आ गया, ठीक है। तो शांति रहेगी, अच्छा काम रहेगा, पर लेकिन गुलाब शांति का नहीं है, ये गुलाब है एक तरीके से यहाँ पर बर्बादी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन आएगा तो बर्बादी करके जाएगा। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही गुलाब देगा ना हम लोगों को। अगर बात करें यास साइक्लोन के बारे में तो ये उड़ीसा में आप लोग को देखने को मिलेगा। यास साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये ओमन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ओमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओमन ने यास साइक्लोन का नाम दिया। अभी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया वो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साहिन और ताउक्ते। तो साहिन और ताउक्ते आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने बताया साहिन का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया कतर के द्वारा, ठीक है। और ताउक्ते का नाम किसके द्वारा दिया गया, वो याद रखना, वो दिया गया था म्यांमार के द्वारा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि अब कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, यास और जो बेसिकली एक तरीके से गुलाब है वो एक साइड में है और ताउक्ते साहिन एक साइड में है। गुलाब किसने दिया, हम लोग को पाकिस्तान ने दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसके बारे में याद रखेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और ये यास किसके द्वारा बेसिकली नाम दिया गया, ये दिया गया ओमन के द्वारा, ओके। तो ये है बेसिकली एक साइड में, और ताउक्ते हो गया और साहिन हो गया वो एक साइड में। एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम दिया गया बेसिकली कतर के द्वारा, और दूसरे का नाम किसके द्वारा दिया गया, ये दिए यहाँ पर किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ओके। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, सारे बता दिए मैंने, चारों के चारों जो रिसेंट के साइक्लोन है। अभी अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो साइक्लोन है अभी यहाँ पर जिसके बारे में बात करें, हमारी कंट्री में नॉर्मली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में मानसून आता है जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं, जैसे अपनी कंट्री के कोऑर्डिनेट आप लोग बनाएंगे तो ये आप लोगों को नॉर्थ देखने को मिल गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर साउथ, ये हो गए इस साइड में आएंगे आप लोग ईस्ट, और ये हो गए इस साइड में आएंगे तो आप लोगों को वेस्ट देखने को मिलेगा। तो साउथ और वेस्ट जो है वो यहाँ से आता है बेसिकली, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून है, ये हमारी कंट्री में जून में आता है और अक्टूबर में वापस जाता है, यानी कि 4 महीने हमारे यहाँ पर धमाल मचाता है, अच्छी खासी बारिश होती है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये जो 4 महीने होते हैं, अब यहाँ पर इससे आप लोग कनेक्ट कर याद रखेगा। 4 महीने मैंने बता दिया हमारी कंट्री में साइक्लोन आता है मानसून। तो मानसून से पहले 2 महीने, 2 या 3 महीने, ठीक है, जैसे कि मार्च अप्रैल और मई, तब आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलेंगे। और मानसून खत्म हो गया अक्टूबर में, तो अक्टूबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां पर आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो साइक्लोन हमारे देश में आएंगे वो बेसिकली मानसून से पहले और मानसून के बाद वाला जो टाइम होता है तब आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलता है। नॉर्मली कई बार जून और सितंबर में भी देखने को मिलता है, जैसे अभी देखने को मिला। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर हाँ एक नॉर्मल पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो वो मार्च से लेके मई और अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि हमारी कंट्री में साइक्लोन किस एरिया में ज्यादा आते हैं, बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में। तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में हमारी कंट्री में ज्यादा साइक्लोन आते हैं। 27 डिग्री एक टेम्परेचर, एक अच्छा टेम्परेचर होता है साइक्लोन के लिए, जो कि बे ऑफ बंगाल में बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे हालांकि फैक्टर हैं, पर लेकिन ये तो कम से कम याद रखना ही रखना। कोई भी साइक्लोन हमारे देश में आता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये याद रखिएगा, ये हमको बताता है कि साइक्लोन आ जाए तो क्या आप लोगों को करना है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, ठीक है। तो सुनते रहो, चीजों को रटना कुछ नहीं है, इतनी बार ये चीजें पढ़ा चुका हूं, अब तो याद हो गई होंगी आप लोगों को। जो रेगुलर वीडियो सुनना है, जो नया सुनना स्टार्ट करता है वो रेगुलर सुनो, आप लोगों को भी चीजें याद हो जाएंगी। अगर बात करें यहाँ पर मीटरोलॉजिकल, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। IMD जो है उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन में भी ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए। तो जो अरेबियन सी है, पर्शियन गल्फ है, मलक्का स्टेट है, तो यहाँ पर ये सारे एरिया में यहाँ पर बेसिकली फोरकास्ट करता है। जैसे हमारी कंट्री में IMD हो गया, ऐसे वर्ल्ड लेवल पर क्या है यहाँ पर उसको बोलते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WMO। तो WMO जो है उसका एक रीजनल ऑफिस है IMD अपनी कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो 6 उसकी जो रीजनल ऑफिस है उनमें से एक आप लोगों को हमारी कंट्री का IMD देखने को मिलेगा। 1875 में इसको बनाया गया था, काफी पुराना ऑफिस है, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, जो कि होम मिनिस्ट्री है अमित शाह जी के अंडर में, इनके द्वारा अभी एक्स ग्रीशिया दिया गया यहाँ पर 50,000 का।
50,000 का एक्स ग्रीशिया दिया गया। तो एक्स ग्रीशिया क्या होता है यहाँ पर, एक तरीका ये वॉलंटरी एक कंट्रीब्यूशन होता है किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, कोई फोर्स नहीं करता है यहाँ पर कि ये काम आप लोगों को कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉलंटरी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके हेल्प करने का काम होता है, जिसकी अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो बोला गया उसको 50,000 रुपए हर एक मरने वाले को बेसिकली देने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया कि ये पैसा जो देगा ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से बेसिकली जनता को पैसा दिया जाएगा। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो यहाँ पर ये डिजास्टर का एक रेस्पॉन्स आप लोग बोल सकते हैं जब लोगों की जान गई। तो यहाँ पर काम कौन करेगा, अब ये करेगा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा आप लोगों से बात करूं, अगर मैं स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है ये हमारी कंट्री में कहां से आया, तो 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसके बारे में बात की गई, ठीक है। तो 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा बात की गई, वैसे बनाया किससे गया है, तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उससे बनाया गया, इसका सेक्शन 48 यूज करके। अगर बात करें हमारी कंट्री में यहाँ पर जो स्टेट के लिए एक ऐसा फंड है, तो एक प्राइमरी फंड है, अगर कल को कोई यहाँ पर महामारी, कोई नुकसान, कोई ऐसा होता है काम, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, तो स्टेट के पास में एक फंड होता है जो कि यूज कर सकते हैं यहाँ पर ये। पर ऐसा नहीं है कि मनमानी से इसको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान रखते हैं, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, तो इस तरीके से याद रखना। तो कैग जो है पैसे पर ध्यान रखता है ताकि खर्च उल्टा सीधा नहीं किया जाए। बाकी पूरे जो भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में आती हुई नजर आएगी। कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो एक तरीके से ये एक तरीका ग्रांट की तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर याद रखना आर्टिकल 275 जो है वो ग्रांट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 266 जो है वो किसके बारे में बात करते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं और इतनी बार बता चुका हूं, अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। ये रिपीटेडली मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूं, तो अगर अभी आप लोगों को याद नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप लोग चीजों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल मैंने आप लोगों को पास्ट में बताया अभी रिसेंटली, उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर बन जाएंगे जरा सी देर में, क्योंकि डिजास्टर देश में देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है डिजास्टर के नाम पर। तो डिजास्टर जब भी कोई आता है उसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, अगर उसके बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोग को आ जाए, तो इसके चलते आप लोग को पता होना चाहिए उसके बारे में कौन कौन से आर्टिकल है। तो अगर उनके आर्टिकल्स आप लोगों ने याद कर लिए होंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आर्टिकल 266 किसके बारे में बात करें, ये बात करें बेसिकली कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 267 इससे अगला वो करता है कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में, तो ये याद रखेगा। आर्टिकल 275 ग्रांट इन एड के बारे में बात करता है, और ग्रांट इन एड क्या होता है, किसी को अगर पैसा आप लोगों ने दे दिया है तो फिर वो आप लोगों को रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है। एक तरीके से ऐसा होता है कि एक तरीके से गवर्नमेंट को वो रिटर्न नहीं मिलेगा, ग्रांट दे दिया, एक तरीके का दान दे दिया, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 266, 275, 267 यानी कि 275, 266 और 267 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। पैसा कहां से आता है, यहां पर पैसा आता है 75% जो पैसा दिया जाता है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा दिया जाता है, और 90% जो पैसा दिया जाता है वो यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बेसिकली उनको दिया जाता है जो कि यहां पर खासकर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया या फिर पहाड़ों का इलाका हो गया, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल राज्य है उसको 75% देगा स्टेट, बाकी का 25% उनको अपनी पॉकेट से लगाना है, और यहाँ पर जो दूसरे राज्य है यहाँ पर उनको 90% देगा बेसिकली यहाँ पर सेंटर, और बाकी का उनको अपनी जेब से लगाना है, ठीक है। तो इसलिए कैसी स्कीम होगी यहाँ पर, अगर ये पैसा देने की बात आ गई तो यहां पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आ गई, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई स्कीम होगी यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आगे बात करें यहां पर थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर 10% फंड जो है वो अगर कोई भी इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराना है तो यहां पर इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको कौन देखता है पूरा, ऊपर इसके नजर कौन रखता है, एक तो कैग और दूसरा होम मिनिस्ट्री की, पैसा फालतू में इधर उधर तो नहीं खर्च किया जा रहा है। तो ये बेसिक फंडा है। आगे यहां पर बात करेंगे इसरो के एक प्रोजेक्ट के बारे में, इंस्पायर, ये हाँ इंस्पायर एट 1 क्यूबसैट, ठीक है। तो डेवलप किया गया है इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि इंस्पायर इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा इसका। तो यहाँ पर ये रेडी टू लॉन्च यानी कि इसको लॉन्च करने की बात की गई, तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट है यहाँ पर ये, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको इक्विप्ड किया जाएगा, और ये क्या करेगा, अर्थ के आयनोस्फीयर की स्टडी करेगा बेसिकली, ठीक है। आयनोस्फीयर प्रोब यानी कि उसकी स्टडी करेगा यहाँ पर। तो इसके चलते जो आयनोस्फीयर है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहां पर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में गैदर करेगा अंडरस्टैंडिंग जो सन का जो सूरज का जो कोरोना होता है उसके बारे में, कि कहां पर कितनी चीजें गर्म होती है, क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 10 किलोग्राम का ये जो सैटेलाइट है लॉन्च किया जाएगा PSLV के थ्रू, जिसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेयर कौन कौन सी होती हैं तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ट्रोपोपोज देखने को मिलेगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर ओजोन लेयर है, फिर यहाँ पर मेसोस्फीयर हो गया, और फिर हो गया आयनोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर है आयनोस्फीयर जिसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले ओजोन लेयर जो है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर और जो यहाँ पर जो मेसोस्फीयर है उसके बीच में आप लोगों को ये बेसिकली देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो एक तरीके से MOS आप लोग याद रख लेना, यानी कि मीजोस्फीयर या फिर SOM, तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लेना। इसके बीच में आप लोगों को ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, कई बार न्यूज में होती है, ओजोन को O3 के नाम से आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बाकी का यहाँ पर कुछ बातें हैं। बाकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आप लोग हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आप लोग उड़ते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ और बातें अगर आप लोगों से करूं, इंस्पायर जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये इंस्पायर जो है एक तरह कंसोर्टियम है, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमारी कंट्री में स्पेस प्रोग्राम में जो काम करना स्टार्ट किया गया उसका एक पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टलेशन एक तरीके से इकट्ठा करेंगे कई सारे जो स्पेस की वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन करने वाले सैटेलाइट को, जिसकी ये सीरीज है एस, ये बेसिकली 1 से लेकर 7 तक चल रही है यहाँ पर ये सीरीज, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर अभी ये लॉन्च किया जा रहा है, ये आप लोगों को ये सीरीज देखने को मिलेगी। ये कहां से है, 1 से लेकर 7 तक पहुंचनी है। तो यहाँ पर क्यूब सैटेलाइट है जिसको क्यूब सैट बोला जाता है। ये यहाँ पर लो कॉस्ट स्मॉल सैटेलाइट है यहाँ पर, जो कि हमारी कंट्री के अंदर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं नैनो सैटेलाइट भी इसको, क्योंकि 10 किलोग्राम का ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते पॉकेट क्यूब्स हो गया, ठीक है, ट्यूब सेट हो गया, सन क्यूब्स हो गया और इसी के साथ में थिन सेट हो गया, कई तरीके के ऐसे देखने को मिलते हैं। तो नैनो सैटेलाइट जो है यहाँ पर ये बेसिकली नैनो सेट जिसको बोला गया, ठीक है, तो लेस देन 10 किलोग्राम का है। PSLV जो है 3rd जनरेशन व्हीकल है जो कि इसको छोड़ने वाला है, ठीक है। PSLV की इंपॉर्टेंट कुछ बातें अगर बात करूं आप लोगों से, PSLV पहला ऐसा व्हीकल है हमारी कंट्री में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जहां पर लिक्विड स्टेज को भी यूज किया गया। 4 स्टेज हो चुके हैं आज के डेट में, इसमें 2 लिक्विड और 2 आप लोगों को सॉलिड देखने को मिलेगी, जिसमें ईंधन यूज किया जाता है। तो जो लिक्विड होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 2रे और 4थे नंबर पर, ठीक है। जो सॉलिड है वो है 1ले और 3रे नंबर पर। तो ये इस तरीके से कुछ बातें हैं जो आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। यानी क्वेश्चन अगर बने एग्जाम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये तो राम राम सत्य हो गई, पता ही नहीं इसके बारे में तो क्या चल रहा है दुनियादारी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, ओके। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट न्यूज देख ली, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो के एंड में जो रिव्यू देता हूं उसको भी देखकर जाया कीजिए। एक बार जरा सी देर में रिव्यू अगर आप लोगों को मिल जाता है तो चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हो, ठीक है। आगे कुछ बात करेंगे यहाँ पर, कुछ डिटेल में कुछ न्यूज। यहाँ पर पहली बात आ रही है यहाँ पर निकलकर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करती है। पावर इसको कौन से संविधान के आर्टिकल से मिलती है, आर्टिकल 324 से इसको पावर मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी कई सारी बातें यहां पर की गई कि देखिए हमारी कंट्री में क्या करते हैं, कई सारे लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करा लेते हैं बस इसलिए ताकि उनको टैक्स पे करना ना पड़े। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर वहां पे जो पैसा आता है वो टैक्स फ्री पैसा होता है, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने आप को रजिस्टर कराकर बैठ चुकी हैं, पर लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, ना उनको कोई वोट देता है, ना वो कहीं पर वोट भी मांगते हैं, बस अपना टैक्स का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये इस तरीके से सोचने वाली बात है कि टैक्स पेयर की जो मनी है वो कहां पर जा रही है। तो उसको देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी बोला गया कि एक तरीके से अपडेट की जाएगी लिस्ट जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और जो यहां पर अभी किसी काम की पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है, तो बोला जा रहा है कि बहुत तादाद में बढ़ गई है तो उनको डीरजिस्टर किया जाए, ठीक है। पर लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर करने की, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो समझते हैं, अभी बोला जा रहा है कि 2000 के करीब रजिस्टर और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से माने तो अगर इनको डी रजिस्टर करना है, कैंसिल करना है, इनका रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव करना है, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इनकम टैक्स को यूज करने के लिए, उसका फ्री फायदा उठाने के लिए ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म की जब बात की जाती है, चीजों को डिजिटाइज करने की बात की जाती है, डुप्लीकेशन वोटर चल रहा है उसको रोकने की बात की जाती है, नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर कोई वोट डालना चाहते हैं तो उसके बारे में बात की जाती है। मान लीजिए मैं रहने वाला हूं राज्य का यहाँ पर किसी दूसरे का और मैं किसी दूसरे राज्य में रह रहा हूं, तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कम से कम मुझे जाना ना पड़े वापस अपने राज्य में, क्यों ना मैं वहां पर बैठा बैठे अपने राज्य के अंदर वोट डाल दूं। तो ऐसा भी सिस्टम हो तो कई सारे जो माइग्रेंट लोग हैं उनको फायदा इसकी वजह से हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई रहने वाला आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है, और वो जाकर रहा है तमिलनाडु के अंदर में, तो एक तरीके से कल को वोटिंग होती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु से ही वोट डाल दे तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर बात यहां पर की जा रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट इन पावर, यानी कि इसके पास में पावर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दे। रजिस्टर तो करता है यहां पर ये, पर लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन है जिसमें ये काम कर सकता है। रजिस्ट्रेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो किस पर्टिकुलर ये यहां पर एक्ट है किसके तहत होता है, तो याद रखिएगा यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है 1951 का, जिसके हिसाब से रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर यहां से किया जाता है। अगर डी रजिस्टर करना है तो एक तो ये होना चाहिए
कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है उसने गलत तरीके से लिया हो, यानी कि फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया हो, तो उसको डी रजिस्टर किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर यह डिक्लेयर कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल, तो अगर यहाँ पर इलीगल उसको डिक्लेयर कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो इलेक्शन कमीशन उसको डी रजिस्टर कर सकता है। एनी, अगर बात करें यहाँ पर इफ एनी पार्टी अमेंडमेंट, जो कि इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से बोले कि हमारे संविधान को वो फॉलो नहीं कर रही है, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे संविधान को फॉलो नहीं कर रही है तो उसको भी यहाँ पर डी रजिस्टर किया जा सकता है, पर अपनी इच्छा से कि हाँ वो इनकम टैक्स जो है वो पैसा आ रहा है उसका फायदा उठा रही है, उसके बेस पर डी रजिस्टर कर दे तो कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोग बोल भी सकते हैं कि जनता के पैसे को बेसिकली इनके द्वारा गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, तो इसके बेस पर भी कुछ ना कुछ एक समाधान, कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में भी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक एनजीओ है जो कि इलेक्टोरल इशू से रिलेटेड बात करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना पैसा कमा रही है, कहां पर क्या क्या ब्लैक मनी क्या चल रही है, तो उनके ऊपर ये एक एनालिसिस करते हैं। तो उनके द्वारा भी काफी सारी बातें बोलेगी कि नंबर ऑफ जो अनरिकॉग्नाइज्ड जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो कुकुरमुत्ते की तरीके से बढ़ी है लास्ट 10 साल में, क्योंकि उनको पता चल गया कि पैसा अच्छा खासा आता है, और अच्छा पैसा खासा आता है तो फिर टैक्स बचाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टैक्स में अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा दो और एंजॉय करो बल्ले बल्ले सारी चीजें, ठीक है। अगर बात करें सेक्शन 13A इनकम टैक्स जो एक्ट है यहाँ पर 1961 का, वो 100% एग्जेम्पशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम है, हाउस की जो इनकम है, इनकम फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज या कैपिटल गेन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी सारा फायदा पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर हो जाता है, तो इसलिए घुलमंडी मारकर बैठ जाते हैं वे कि हाँ हम तो पॉलिटिकल पार्टी है और अपना जो भी पैसा आ रहा है इधर उधर से अपना कर रहे हैं एंटरटेनमेंट, अपना कर रहे हैं एंजॉय। इसको चेक करने वाला, एक तरीके से चेक करने वाला चेक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि चेक करने वाले को परमिशन ही नहीं है इस तरीके की चीजों को चेक करने की, ऑलरेडी एग्जाम्शन मिल चुका है आप लोगों को। तो इसकी वजह से कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि किस तरीके से हम लोग चीजों को कर रहे हैं। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में कि इन चीजों को टैकल करने के लिए, पर उसको भी कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, वो भी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर बात करें, अगर यहाँ पर एक तरीके से जो ऑफिशियल वगैरह है इनको ट्रांसफर करना है, कुछ और काम करने हैं, तो थोड़े तो पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में, पर लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए है, वरना टूथलेस बॉडी बुलाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई बार, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर करके फेंक दे, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है उसको रोक दे उल्टी सीधी हरकतें करने से। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इसके वजह से क्वेश्चन मार्क भी लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। अभी हुआ कि यहाँ पर यूएसए की जो कांग्रेस है उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पाकिस्तान जो है वो होम है टेररिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया, क्योंकि अगर बात करें एटलीस्ट 12 ग्रुप है जो कि जिनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में रखा गया, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डेजिग्नेशन की कैटेगरी में रखा गया, वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, और वहां से वो ऑपरेट भी करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अशांति फैलाने का काम भी करते हैं। तो टेररिस्ट एंड जो अदर मिलिटेंट ग्रुप इन पाकिस्तान, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगर पूछे कोई आप लोगों से किसके द्वारा, तो यूएसए की जो कांग्रेस है इन क्वाड समिट में उनके द्वारा ये प्रस्तुत की गई, यानी कि क्वाड की समिट में जो काफी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप के द्वारा एक ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर एक कांग्रेस के जो बेसिकली यहाँ पर एक ग्रुप है, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान को नीचे दिखाया जा सके और तालिबान के साथ मिलकर शांति व्यवहार करें, वहां पर उल्टी सीधी हरकतें न करें। पर लेकिन ये रिपोर्ट कोई बाइंडिंग तो है नहीं, ये कोई ज्यादा इंपैक्ट डालती नहीं है, पर हाँ ये है कि एक बार अगर बेइज्जती हो जाए तो फिर इंसान थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करता है। अगर बात करें फरवरी 21 में फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान बेसिकली टेररिज्म की एक तरीके से हेल्प करने की वजह से अब तक वहां से ग्रे लिस्ट से नहीं निकला है, तो इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है कहीं ना कहीं यूएसए का, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। फॉरेन ट्रेड जो फॉरेन टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीके से डेजिग्नेटेड बाय द जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो यहां से निकल कर आती है कि यहां पर कोई टेररिस्ट कैटेगरी में किसको डालना है, तो ये उसके हिसाब से इसको डाल देते हैं, तो काफी बड़ा इंपैक्ट फिर देखने को मिलता है। अगर बात करें आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोल जो है टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के में टेररिज्म बिल्कुल क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है। एक कंट्री को इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, सबको इंपैक्ट डाल रहा है, तो इसको सही करना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कंटिन्यू सेफ हेवन है। कोई भी टेररिस्ट अगर अपने ने, जैसे आप लोग आईएएस की ट्रेनिंग करने के लिए लबास में जाते हैं, यहाँ पर टेररिज्म की ट्रेनिंग करने के लिए इंसान जो है वो पाकिस्तान जाता है। यहाँ पर जाकर उसको सारी जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सारी लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, पूरे सारे पूरा एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो पाकिस्तान खासकर इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है
ऊपर से अफगानिस्तान में तालिबान आ गया जो कि इसका चट्टा बट्टा है। तो अब हमारे लिए थोड़ी सोचने वाली बात हो गई है, तो हम सोचने के लिए मजबूर हैं अभी पर, लेकिन हम अकेले मजबूर नहीं है, पूरा दुनिया मजबूर है। तो ग्लोबली एक तरीके से फोकस किया जा रहा है, अफगानिस्तान के ऊपर ही फोकस किया गया, इंडिया और कश्मीर को मुद्दों को डोमेस्टिकली ओरिएंटेड और इसी के साथ में सेक्टेरियन जो एंटीसिया, ये भी कई सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर भी बात की जा रही है। जैसे ईरान के बीच में और झड़प देखने को मिलती है सऊदी अरेबिया के बीच में, तो शिया और सुन्नी वाली कम्युनिटी वाला भी मुद्दा निकल कर आता है। तो कई सारे ऐसे एरिया जिनके ऊपर बातें की जानी चाहिए, उनका सोल्यूशन निकलना चाहिए, बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया रखिएगा, फीडबैक जरूर देना। एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। फीडबैक से काफी एक तरीके से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोग बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगता है पर लेकिन मुझे काफी इससे फायदा मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि मॉर्निंग में जो आप लोगों ने डिसाइड किया होता है कि आज का टारगेट क्या है, इवनिंग में उसको जरूर लिख कर देखा करो। मैं डेली ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूं, ठीक है। पब्लिकली मैं ये चीजें नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे आदत बन चुकी है। जिस दिन आप लोगों को भी आदत बन जाएगी, चाहे आप लोग भी चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोग अगर पब्लिकली लिखेंगे इस चीज को तो आप लोगों को कंपल्सेशन रहेगी उस चीज को करने के लिए। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिए। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने वर्ल्ड जो एनिमल वेलफेयर के बारे में हम लोगों ने बात की, बुल्ट बैक बेटर के बारे में जाना, G7 के बारे में कुछ बातें की, और किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीजें समझा, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और क्या क्रिटिसिज्म इसका होता है वो भी जाना। एक इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क, इसके बारे में जाना, कहां से निकल कर आया और क्या मुद्दा है इसका, ठीक है। तो सारी बातें हम लोगों ने जान ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आई, कावेरी के बारे में मुद्दा तो हम लोगों ने समझा पूरा। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, मेकादातु प्रोजेक्ट क्या है, कावेरी रिवर क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर समझा इसके बारे में। आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोगों ने साइक्लोन गुलाब के बारे में जाना, साइक्लोन शाहीन के बारे में जाना, साइक्लोन यास के बारे में जाना, साइक्लोन ताउक्ते के बारे में जाना, ठीक है। बाकी कहां पर क्या क्या देखने को मिल रहा है और किस किस के द्वारा इनका नाम दिया गया है और आईएमडी क्या काम करता है, ये सारे मुद्दे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। आगे बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में। तो उसके द्वारा बोला गया स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के थ्रू यहाँ पर लोगों तक पैसा पहुंचाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। इसी के साथ में जो ग्रांट इन एड दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और यहाँ पर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार रिपीट कर चुका हूं। आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में नैनो सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है, कौन से एरिया में बेसिकली देखने को मिला और ये इंस्पायर क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी काफी डिटेल से। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या स्टेप उठाने की बात की जा रही है, तो इन मुद्दों के बारे में भी हम लोगों ने बात की, जो क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान की क्या बेइज्जती हो रही है, ये हम लोगों ने समझा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों के लिए हो जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। फीडबैक जरूर देना, एक बार देख लो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले बात की वर्ल्ड हैबिटेट के बारे में, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे की जो थीम है ये आप लोगों को बतानी है। दूसरा वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में बात की, तो इसके बारे में बताइए। तीसरा BDN क्या है यहाँ पर, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा है, इसके बारे में आप लोग बताइए। क्वेश्चन कई बार बन जाता है। बेसिकली ये किसका है, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव है, 2019 में स्टार्ट किया गया था। मेकादातु प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर सिटी के लिए है, ये बताइए। इंडिया का बायएनुअल जो साइक्लोन है वो कब से कब तक आता है, ये बताइए। गुलाब का नाम किसके द्वारा दिया गया, शाहीन, ये बेसिकली किसके द्वारा नाम दिया गया, ओके। इसी के साथ में बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में बात करती है। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जाते जाते, ठीक है, देख के आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाए, ओके। तो ये है आप लोगों के लिए रिवीजन। बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO बोलते हो। आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर इसके द्वारा पहली बार जो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है उसके लिए ग्लोबल रोड मैप किया, ताकि इसको डिफीट किया जाए, बीमारी को हराया जा सके। कब तक का टारगेट है बीमारी को हराने का। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर ड्रोन के लिए कुछ बातें बोली गई, और यहाँ पर 3 कैटेगरी में ड्रोन को डिवाइड किया गया, वो कौन कौन सी है। यहाँ पर बोलते हैं सरफेस टू एरिया मिसाइल आकाश, तो IGMDP इसका प्रोग्राम का पार्ट है, ये इसकी फुल फॉर्म बताइए। बात करें यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर, इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, ठीक है। कि इसके इसके फुल फॉर्म नहीं, मतलब इसका नाम क्या दिया गया यहाँ पर पर्टिकुलर, ताकि डिजास्टर को टैकल करने के लिए काम किया जा सके। CAP के बारे में भी आप लोग बताइए, ये क्या है। न्यू एल्डरली पॉलिसी हमारी कंट्री में लाएगी, तो यहाँ पर एल्डरली का मतलब क्या होता है, मतलब एज कितनी रखी गई एल्डर लोगों के लिए। जुडीमा के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर ये जुडीमा क्या है, बेसिकली एक राइस से बनाने वाली वाइन है, जो कि यहाँ पर यूज की जाती है, 1 हफ्ते के अंदर बनती है और 1 साल तक आप लोग इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। इसको GI टैग का दर्जा मिला, किस राज्य में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एड्रेस किया गया यूएन जनरल असेंबली को। कौन सा सेशन था UNG का, ये बताना है। UNGA के द्वारा थीम क्या रखी गई, ये बताना है आप लोगों को। और यहां पर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में उसके कंपेयर में कितनी देखने को मिलेगी, ये बताना था, ठीक है। यानी कि दुनिया में अगर 10 आप लोगों को 6 लोग देखने को मिलते हैं, उन 6 में से एक हर छठा इंसान इंडियन है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। थीम काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, बिल्डिंग जो रेजिलिएंट थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19, इसी के साथ में रिबिल्ड करना, सस्टेनेबल रेस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द प्लैनेट एंड रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द पीपल, इसी के साथ में रिवाइटल करना, रिवाइटलाइज करना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के थ्रू ये बातें बोलेगी, ठीक है। तो ये
थीम थी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 76 जनरल असेंबली का सेशन यहाँ पर एड्रेस किया गया। यह है जुड़ीमा, याद रखेगा, ये आसाम के अंदर आती है। दिमा जो दिमसा ट्राइबल है उनके द्वारा बनाई जाती है। एल्डरली पीपल हमारी कंट्री में 60 प्लस की कैटेगरी में आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर, ये याद रखिएगा, इसके बारे में आपदा ये मित्रा के बारे में बात की जा रही है, तो क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, ये बताइए। इसी के साथ में रेड येलो ग्रीन के बारे में बात की, सी सिविल एविएशन का। रोड, ये बेसिकली बात की ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट जो मेनिंजाइटिस 2030, ठीक है, तो ये बेसिकली है। तो कैसा रहा ये डिस्कशन बताना, टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग यहाँ पर। हाँ, ये सोशल मीडिया के हैंडल हो गए। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है, ठीक है, तो इसको जाकर आप लोग डाउनलोड जरूर करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।